अमीर वर्सेस गरीब सेल्फी। एक गांव में अजीत नाम का व्यक्ति रहता था। उसने गोरख धंधा करके खूब पैसे कमाए। उसकी इच्छा थी कि वो बड़े दानी के रूप में नाम कमाए, लेकिन उसे पैसे खर्च करना पसंद नहीं था। उसके घर के पास ही एक गरीबों की बस्ती थी। अजीत ने सोचा कि उस गरीबों की बस्ती का फायदा उठाकर सोशल मीडिया में खूब नाम कमाए। अगले दिन अजीत ने सब्जी मंगवाया और उन्हें पैकेट में पैक किया। वो घर के पास वाले गरीबों की बस्ती में उन पैकेटों को लेकर गया। वहाँ गरीबों की बस्ती में जाकर सबको बुलाया और उन्हें सब्जी बांटते हुए उन सबके साथ सेल्फी खींचा। उस बस्ती में राजू नाम का एक भिखारी रहता था। वो सिर्फ गरीबों की बस्ती में ही भीख मांगता था। अजीत ने राजू को बुलाया, उसे एक सब्जी का पैकेट देते हुए उसके साथ सेल्फी लिया। राजू अजीत को प्रणाम करके जा ही रहा था कि रुको, वो सब्जी का पैकेट वहां रख कर जाओ। राजू के समझ में कुछ नहीं आया। राजू पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अजीत के आदमी सबसे सब्जी वापस ले रहे थे और उसे फिर से एक थैले में डाल रहे थे। बाद में दो व्यक्ति अजीत के पास आए और बॉस, सबसे सब्जी वापस ले लिया है। शाबाश, उन सब्जियों को ले जाकर अपने रेस्टोरेंट में दे दो। बाद में सब वहाँ से चले गए। राजू दंग रह गया। उसने वहीं खड़े बंटी नाम के लड़के को बुलाया। बेटा बंटी, ये सब क्या हो रहा है? वो सेल्फी लेने वाला आदमी कौन था? सब्जी देकर फिर वापस ले लिया, ऐसा क्यों? उसका नाम अजीत है, करोड़पति है। अपनी बस्ती में बहुत सारे लोग उसके फैक्ट्री और उसके रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इसलिए सब उसके बात मानते हैं। वो ये सब फोटो खींचकर इंटरनेट में डाल देता है और नाम कमाता है। ये सुनकर राजू हैरान हो गया। अगले दिन फिर से राजू के देखते देखते अजीत खाने के पैकेट बांटने लगा और सेल्फी लेने लगा। अब ये खाना वापस लेकर करेगा क्या, यूं सोचने लगा। तभी अजीत के आदमी आए और जिन्होंने खाने के पैकेट लिए उन सब से 100 रुपए लिए। ये सब देखकर राजू को बहुत गुस्सा आया। सोशल मीडिया में अजीत के सेल्फी पोस्ट करने की वजह से उसका खूब नाम हुआ। अखबारों में अजीत के इस सेवा के बारे में खूब खबरें छपने लगी। एक प्रमुख एनजीओ संगठन ने अजीत का सम्मान करने का निश्चय किया और उस बस्ती में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये सब देखकर राजू को और गुस्सा आया। उसने सोचा कि इसका असली रूप सबके सामने लाना चाहिए। राजू ने एक दिन बंटी को बुलाया। क्यों बंटी, तुम सोशल मीडिया के बारे में जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। वो अपने राहुल भैया है ना, उनके पास स्मार्टफोन है। राहुल भैया ने हम सबको सोशल मीडिया के बारे में बताया है। तब वे दोनों मिलकर राहुल के पास गए। राजू राहुल से, बेटा मेरे पास भी एक स्मार्टफोन है, इसमें तुम मेरा भी एक अकाउंट खोल दो और फोटो कैसे खींचना है और अपलोड करना है सिखा दो। अरे तुम्हें अकाउंट की क्या जरूरत है काका, मैं तो लड़कियों को पटाने के लिए मैं करता रहता हूँ, पर तुम अपने इस अवतार में एक फोटो खींचकर अपलोड करोगे तो कोई लड़की नहीं फंसने वाली। वैसे अगर तुम चाहो तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ, मैं तुम्हारे बारे में खूब अच्छा लिखूंगा और तुम्हारा अकाउंट खोल कर दूंगा। नहीं बेटा, इन कपड़ों के साथ ही मेरा फोटो खींचो, मेरे बारे में जो है वही लिखो। क्या करना है और कैसे करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। राहुल ने राजू के सोशल मीडिया में अकाउंट खुलवाए और फोटोज को कैसे अपलोड करना है वो सिखाया। एक दिन अजीत बस्ती में आकर 2000 रुपए के नोट बांटते हुए सेल्फी खींचने लगा। राजू भी सबके साथ जाकर लाइन में खड़ा हो गया। अजीत ने राजू के साथ भी सेल्फी लिया। साहब, आपके बारे में बहुत सुना है। परसों आपके सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजन हुआ उसमें सबसे ज्यादा जोर से मैंने ही ताली बजाई सर। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अजीत बहुत खुश हुआ। राजू ने अजीत के साथ सेल्फी लिया। पैसे बांटते हुए सेल्फी लेने के बाद अजीत के आदमी आकर पैसे वापस ले गए। इन सब हरकतों का राजू ने वीडियो निकाला। राजू जिस बस्ती में हर रोज भीख मांगता था उस बस्ती के हालात के बारे में और अजीत के आकर वहां दान करने का ढोंग रचाने के बारे में, सेल्फी लेकर उसे वीडियो अपलोड करने के बारे में सब एक वीडियो निकाला और सबूत के साथ उसने सोशल मीडिया में अपलोड किया। फिर उस वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट में उसने पोस्ट किया। वो वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। अजीत ने भी अपने फोन में उस वीडियो को देखा। अजीत को बहुत गुस्सा आया।
वो तुरंत राजू के पास आया। क्यों भाई, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? इतने महीने से इतने दिन जो मैंने नाम कमाया, तुमने तो उसे मिनटों में मिट्टी पलीत कर दिया। अरे मेरे यूं प्रचार करने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वैसे बस्ती में किसी को कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें क्यों हो रही है भैया? मैं एक भिखारी हूँ साहब, ये गरीबों की बस्ती है। इस बस्ती के कई लोग आपके पास छोटे छोटे काम करते हैं, आपसे डर कर आप जो कहते हैं वो करते हैं। मैं तो इस बस्ती में ही भीख मांगता रहता हूँ और कहीं नहीं। मैं एक दिन भी भूखा नहीं सोया साहब। किसी के घर में कोई तीज त्योहार हो तो मुझे बुलाकर खाना खिलाते हैं। इतने अच्छे लोगों को आप यूँ धोखा दें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अजीत ने शर्म से सिर झुका लिया। सोशल मीडिया में राजू के सेल्फी वीडियो देखकर सब बहुत दुखी हुए। अजीत को गाली देते हुए बहुत सारे कमेंट्स आए। सबने मिलकर पैसे जमा किए और उस बस्ती को उन्होंने अपना लिया। उस बस्ती में अच्छे स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी का व्यवस्था सब किया उन लोगों ने। बस्ती वालों ने राजू का अभिनंदन किया। दिवाली पटाखा चुड़ैल। रामांतपुर नाम के गांव में जिष्णु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। जिष्णु की पत्नी थी मैथिली और बेटा था टिंकू। जिष्णु हर रोज साइकिल पर केले लेकर पड़ोसी गांव जाता था। वहां हाट पर केले बेचता था। शाम को केले बेचकर घर लौटता था। एक दिन रात को 12 बजे उस गांव में बाली नाम का एक भूत आया। वो भूत एक घर के रसोई के खिड़की के पास जा पहुंचा। घर के अंदर काफी खाने के सामान थे। बाली ने मुंह खोला। खाने के सारे पदार्थ अपने आप ही खिड़की के द्वारा उसके मुंह में चले गए। अरे वाह, इस गांव वालों के पास लगता है बहुत पैसे है। अगर मैं यहाँ रहूँ तो हर रोज दावत ही दावत है। अब यही डेरा डालते हैं। अगले दिन बाली ने उस गांव के बाहर एक मुर्गी के अंडे के आकार वाला घर बनाकर वहां रहने लगा। उस घर को देखकर गांव वाले परेशान हो गए। बाली बाहर आई। सब डर कर भागने लगे। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मैं आज से तुम्हारी मेहमान हूँ। तुम लोगों को हर रोज मेरे लिए कई किस्म का खाना बनाकर लाना होगा, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। खबरदार। कहकर उनको डराया। अगले दिन से गांव वाले ऑटो ट्रॉली में बिरयानी, मिठाई और कई किस्म के खाना लाकर उसे देने लगे। इसी तरह बाली उनसे सोने के गहने भी लेने लगा। उन गहनों से अपने आप को सजाने लगी। एक दिन जिष्णु साइकिल पर केले लेकर बाली के घर के सामने से गुजर रहा था। बाली ने उसे रोका। जिष्णु डर गया। क्यों? तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे घर के सामने से केले लेकर गुजरो और मुझे केले ना दो? कहकर सारे केले खा गए। इस तरह बाली हर रोज जिष्णु के केले खाने लगा। नतीजा ये हुआ कि जिष्णु के घर में उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन जिष्णु मैत्री से, अब इस गांव में रहना बेकार है। जब तक वो चुड़ैल है मैं केले का धंधा नहीं कर सकता। यूं भूखे रहने के बजाय शहर जाकर कोई काम कर लेते हैं। कैसी किस्मत है, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। अब उस चुड़ैल की वजह से हम गांव छोड़कर चले जाएं? आज दिवाली है ना, बस आज एक दिन रुक जाते हैं, कल चले जाते हैं। क्यों, क्या कहते हो? ये सब सुनकर टिंकू बहुत दुखी हुआ। उसे उस चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत बाली के मुर्गी के अंडे वाले घर में गया। बाली जो बाहर खड़ी थी वो टिंकू से, क्यों रे बच्चू, मेरे खाने के लिए तुम कुछ नहीं लेके आए? तुम्हारी ये हिम्मत? टिंकू कुछ कहने ही वाला था कि गांव में बच्चे पटाखे चलाने लगे। बाली ने अपने कान बंद कर लिए और अरे बाप रे, ये क्या आवाज है? मेरे कान फट रहे हैं। कोई मुझ पर बॉम्ब फेंक रहा है क्या? कहकर घर के अंदर दौड़ी। अच्छा, ये डरपोक चुड़ैल है। मैं समझ गया कि इसे फटाकों से डर लगता है। ये तो दिवाली भी नहीं जानती। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद टिंकू एक अनार और फूलझड़ी के साथ आया। बाली बाहर आई। तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, इसीलिए इन्हें लाया हूँ। क्या तुम जानते हो
कि वो आवाज किस चीज की है। हमारे गांव वालों ने एक बहुत बड़े ओझा को बुलाया है, वो बहुत शक्तिशाली मंत्र पढ़ रहा है। उन मंत्रों की वजह से बहुत बड़ा धमाका होगा, ये उसी की आवाज है। वो और नजदीक आकर वो और मंत्र पढ़ेगा तो उस आवाज से तुम टप करके फट जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। इसका नाम है अनार। तुम इसे जलाओगे तो वो ओझा हमारा गांव छोड़कर भाग जाएगा। चलो जल्दी से इसे जलाओ, टाइम नहीं है। तब बाली ने डर के मारे उस अनार को फुलझड़ी से जलाया। उसके पीछे ही टिंकू ने एक लड़ी रखा। जैसे ही बाली ने उस अनार को जलाया, टिंकू ने उस लड़ी को जलाया। वो फाट करके जोर के आवाज के साथ फटी। अरे बाप रे, मैं मर गई, मैं मर गई। कह के वहां से भाग गई। तब टिंकू ने जाकर ये सब गांव वालों को बताया। जब भी बाली गांव लौटने की कोशिश करती तो बच्चे गांव के बाहर पटाखे चलाते और बाली वहां से भाग जाती। फिर कभी बाली उस गांव में नहीं लौटी। गांव वालों ने टिंकू का सम्मान किया। सबने पैसे जोड़कर जिष्णु को दिए और उसने अच्छा सा व्यापार सेट किया। जिष्णु और मैत्री टिंकू की प्रशंसा करने लगे।